Okay, first of all, expert system. So the first of all, expert system is a system which capture a knowledge that is called tacit knowledge. That is a knowledge inside your brain that is not documented as well. But this system can only work within the limited domain. यानी कि इसकी जो पावर है वो बहुत बड़ी नहीं होती, यानी कि इसका डोमेन बहुत बड़ा नहीं होता. आप ये नहीं कह सकते दिस एक्सपर्ट सिस्टम इज फॉर every problem. No, this expert system is only for specific problem. For example, you can say that this expert system only solve one disease. एक disease की problem solve कर सकता है, सारी disease की problem solve नहीं कर सकता. So that's why you can say that this system is very specific and limited. अब इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैप्चर नॉलेज ऑफ स्किल एम्प्लॉयज़, यानी हमें पहले ऐसे लोगों का नॉलेज लेना होता है, उनसे पूछना होता है, क्वेश्चंस करने होते हैं, उनसे डिफरेंट तरीके से उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है. तो वाई दिस इज कॉल्ड कि दिस सिस्टम विल कैप्चर टैसिट नॉलेज, कि आप एक्सपर्ट लोगों के पास जाएंगे एंड आस्क अबाउट दैट प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ दैट इज़ फॉर सम स्पेसिफिक डिजीज़, तो यू नीड टू विजिट वेरियस डॉक्टर्स, दोज आर एक्सपर्ट इन दैट डिजीज़ ओनली. फॉर एग्जांपल, कोई हार्ट का एक डॉक्टर है जो एक्सपर्ट है हार्ट का, तो आपने डिफरेंट हार्ट के जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलना है. एक से तो बात बनती नहीं है ना. अगर मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ एक डॉक्टर से बात करके सब कुछ हासिल कर सकते तो यू कैन, दिस इज़ रॉन्ग. तो यू हैव टू विजिट नंबर ऑफ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स. ठीक है, तो आप उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे. आप उनसे क्वेश्चन, सपोज के फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस के व्हाट कंडीशंस यू कैन ऑब्जर्व इन पेशेंट व्हेन यू ट्रीटिंग दी दैट टाइप ऑफ पेशेंट. तो आपको कंडीशंस बताएगा कि ऐसे पेशेंट की क्या कंडीशंस होती हैं, and what other diseases can also be evolved in that patient if that person is a heart patient. यानी उसको और क्या डिजीजेस हो सकती हैं. तो इस तरह से आपने बहुत से क्वेश्चंस करने, नॉट ओनली 1 and 2 क्वेश्चन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, मे बी देयर आर हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन मे बी. एंड बाय गेटिंग ऑल दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल फीड दैट इंफॉर्मेशन इन एक्सपर्ट सिस्टम. तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन लेके, इनके आंसर्स लेके हम उस एक्सपर्ट सिस्टम में एंटर कर देंगे, देन दैट सिस्टम बिकम्स एक्सपर्ट सिस्टम. तो जब हम उनसे ये क्वेश्चंस के आंसर्स पूछेंगे, तो दोज क्वेश्चंस आंसर आर हेल्पफुल इन मेकिंग द रूल सेट. रूल सेट क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको पेशेंट है तो उसको आपने कौन सी डिजीज़ देनी है, और सॉरी कौन सी मेडिसिन देनी है, कि आपके पास चॉइसेस हैं कि आप उसको ए मेडिसिन दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं. तो ए की मेडिसिन देने की कौन सी कंडीशंस हैं, बी मेडिसिन देने की कौन सी कंडीशंस हैं, सी मेडिसिन देने की कौन सी कंडीशंस हैं. तो ये कंडीशंस क्या हैं, ये रूल्स हैं. तो यू कैन से कि अगर द लेवल ऑफ सिवियरिटी ऑफ दैट डिजीज़ इज सपोज मोर देन 50%, तो आपने ए मेडिसिन देनी है उसको. अगर लेवल सिवियरिटी जो है वो 20-50% के दरमियान है, तो आप उसको बी मेडिसिन देंगे. और इफ़ दैट इज़ लेस देन 30%, तो आप उसको सी मेडिसिन देंगे. तो ये एक रूल बन जाएगा मेरे लिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ answers of those questions, those you can ask to those expert skilled employees or expert persons, doctors as well. तो आपने ये रूल सेट बनाने हैं कि ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारे रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम इस डिज़ीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, हम इस पेशेंट के को ट्रीट कर सकते हैं. यानी आपके पास एक पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले उसे पूछते हैं ना, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है, किसी छोटी सी डिजीज़ की बात चले करते हैं, ठीक है, तो वो डॉक्टर आपसे पूछेगा, कोई क्वेश्चंस करेगा ना आपसे, आपसे पूछेगा कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग बताएंगे. फिर वो चेक करेगा आपका टेम्परेचर क्या है, फिर वो चेक करेगा कि आपका बीपी कितना है. फिर इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको कोई और डिसीज़ है आपको, ठीक है, वो आप बताएंगे. फिर आपसे पूछेगा कि आपको किसी ख़ास मेडिसिन से कोई एलर्जी है या कोई साइड इफ़ेक्ट होने का चांस है, ये पूछेगा आपसे. On the basis of all these questions, then that doctor will treat you.
ऐसा नहीं होगा कि वो आपको कहे अच्छा आपको फीवर है, ओके, बगैर पूछे आपसे, बगैर कुछ किए आपको मेडिसिन देते या आपको ट्रीट करना शुरू करते। तो वो जो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है वो बेसिकली रूल सेट है, वो रूल सेट कर रहा है कि अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रू एंड फॉल्स, दैट विल डिसाइड अबाउट समथिंग। Any question you want to ask? Hello? नहीं सर। कोई क्वेश्चन पूछ लें यार, मेरा तो ख्याल है कि ये तो बड़ी थोड़े से हाई कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल आपको एकदम से समझ आ जाना चाहिए, लेकिन चलो अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि टिपिकली परफॉर्म लिमिटेड टास्क, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि दिस सिस्टम इज फॉर स्पेसिफिक डोमेन ओनली, फॉर लिमिटेड एप्लीकेशन ओनली, सो दैट मीन कि ये सिर्फ लिमिटेड टास्क परफॉर्म कर सकता है। यानी अगर हमने ये एक सिस्टम बनाया है जो कि सिर्फ हार्ट की डिजीज़ को सॉल्व कर सकता है, तो ये सिर्फ इसी डिजीज़ के लिए है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई और डिजीज़ के लिए भी हो सकता है यूज़, वहाँ नहीं यूज़ किया जा सकता। फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपने ये हार्ट का जो सिस्टम बनाया है ये किसी स्पेसिफिक हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बनाया है, बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए हो सकता ना हो, तो फिर ये उसी के लिए है। तो जितनी इसके अंदर फंक्शनैलिटी है सिर्फ ये वही टास्क कर सकता है, इसके अलावा कोई और टास्क नहीं कर सकता। और इस तरह के ये सिस्टम को हम विद इन फ्यू मिनट्स कंप्लीट कर लेते हैं। आपने कभी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर आप गए हों, किसी ने विजिट किया होम्योपैथिक डॉक्टर को? सर होम्योपैथिक के पास? हाँ जी। जी गए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। तो कभी आपने किसी डॉक्टर के पास देखा कोई सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम हो पड़ा हो उनके पास? नहीं सर, इतना गौर नहीं किया। गौर नहीं किया, या हो सकता है कोई डॉक्टर भी ऐसा जिसने रखा, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर नहीं होता उनके पास। होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं दोज आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स, और वो सिंगल जो मेडिसिन होती है, सिंगल जो उसके ड्रॉप्स होते हैं वो किसी ख़ास डिजीज़ के लिए सूटेबल नहीं होते। तो यू हैव टू मिक्स वेरियस मेडिसिन ड्रॉप्स, ठीक है, उनकी कितनी क्वांटिटी डालनी है आपने, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप। 1 ड्रॉप डालेंगे तो वो कोई और डिजीज़ के लिए है, 2 डालेंगे तो वो डिजीज़ कोई और है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको बनाना है आपने। तो इस वजह से जब डॉक्टर्स होते हैं ना, वो जब उन्हें पता चल जाता है कि आपको ये मसला है, तो उन्होंने कितने ड्रॉप्स किस मेडिसिन के कितने कितने मिक्स करने हैं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है याद रखना इसको, ठीक है। आपको एक ड्रॉप डालना है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल होता है। आप कोई मेडिसिन होम्योपैथी की ले आएँ, वो जो बॉटल एक छोटी सी होती है जो कि तकरीबन 100 ml की होती है, आप उस 100 ml की बोतल को 1 टाइम में इंजेक्ट नहीं कर सकते। उसका जो एक ड्रॉप है वो एक बहुत बड़ा, समझो कि उसके अंदर पावर है। तो फिर इस वजह से फिर ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है कि आपने कितने ड्रॉप्स मिक्स करने हैं। तो वो फिर बगैर कंप्यूटर सिस्टम के डॉक्टर्स इस चीज़ को कभी एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये कितने मेडिसिन को कितने ड्रॉप्स उन्होंने उसमें ड्रॉप्स करने हैं ताकि वो आपको मेडिसिन प्रिपेयर करके दे सकें, और किस किस इंग्रेडिएंट के कितने कितने ड्रॉप्स डालने हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कॉमन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सपोज किसी को फीवर है, जो कॉमन एक है मसला, या किसी को फ़र्ज़ करें हेडेक है या कोई और प्रॉब्लम, इस किस्म की जो कॉमन डिजीज़ हैं, हो सकता है कि डॉक्टर उनके बारे में उन्हें याद हो कि ये कौन सी मेडिसिन है, कितने ड्रॉप्स डालने हैं, तो वो उसके बारे में तो उनके लिए आसान होता है। जहाँ पे थोड़ा सा लेवल ऑफ डिजीज़ चेंज हो जाता है, वहाँ पे फिर ये रिस्क नहीं ले सकते वो, क्योंकि ये रिस्क जो है वो टूवर्ड डेथ भी हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है इसमें समझना। तो इसलिए डॉक्टर जो होते हैं ना, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इस किस्म की मेडिसिन प्रिपेयर नहीं करते जो उन्हें पता नहीं हो। लेकिन ये सारा कुछ जो है विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाता है। आप सिर्फ उसमें ये बात डालेंगे उस सिस्टम में कि ये डिजीज़ है, ये सिम्टम्स हैं, ये कंडीशंस हैं पेशेंट की, ये एज है, ये उसका फीवर लेवल है, ये उसका बीपी लेवल है, बटन प्रेस करेंगे, यू विल गेट द आंसर।
यानी इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कोई घंटों नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, विद इन आवर, विद इन 30 मिनट्स, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स ही आपके पास आंसर आ जाता है इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तो एग्जाम्पल खैर मैंने आपको दे भी दिया, लेकिन जो यहाँ लिखी हुई है डायग्नोजिंग माल फंक्शनिंग मशीन, अगर आपने ये डायग्नोज करना है कि आपकी मशीन ख़राब होगी और किस एरिया से कौन सा उसका पार्ट ख़राब हुआ है, तो आप ये डायग्नोज कर सकते हैं। डिटर्मिनिंग वेदर टू ग्रांट क्रेडिट फॉर लोन, अगर आपने किसी को, जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक्स ने किसी कस्टमर को क्रेडिट देना है, तो क्या वो क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो दिस कैन बी आल्सो डन बाय यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम। Used for discrete, highly structured decision making. So this type of system is only able to solve structured decisions, not unstructured or semi-structured. यानी कि ये सिर्फ structured decisions को solve करने में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे चीज़ों को पहले से डिफाइन किया गया हो। यानी ऐसी सिचुएशन, अगर ऐसी डिजीज़ है कोई जो कि अनसीन है, पता नहीं आपको, जैसे कोविड-19 का केस है, तो ये तो पता ही नहीं आपको कि इसका क्या मसले हैं, क्या इसकी सिचुएशंस हो सकती हैं, अभी इतना पता नहीं है। चलो कुछ हद तक लोगों को पता चलना शुरू हो गया, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त तो बिल्कुल नहीं पता था। एट दैट टाइम दिस प्रॉब्लम इज़ प्योरली अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये इस किस्म की डिजीज़ को तो आपका कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम सॉल्व नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन लोगों को आ रही है, पता चल रहा है उनको, ठीक है, नो दैट प्रॉब्लम बिकम्स स्ट्रक्चर्ड। तो इस वजह से एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड को या सेमी स्ट्रक्चर्ड को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट एक्सपर्ट सिस्टम? ये देखिए एग्जांपल जहाँ लिखी हुई है, कोई मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करेगा एग्जांपल क्या है? दिस इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक मिनट सर। सर ये डिसीजन मेकिंग की फ्लो चार्ट है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम है ना, कि आप देखिए कंडीशंस हैं, ऑल दीज आर कंडीशंस, ऑल दीज आर रूल्स, ये रूल्स हैं सारे। तो ये बेसिकली जो आपका अभी जो हमने पीछे एग्जांपल देखी है, ग्रांटिंग द क्रेडिट टू द कस्टमर, ये उसका एक एक्सपर्ट सिस्टम है। यानी पहला रूल क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ इनकम ग्रेटर देन 50,000, यानी अगर कोई बंदा है उसकी इनकम जो सैलरी जो 50,000 से अबव है, आस्क अबाउट कार पेमेंट्स, हम उससे पूछेंगे कि आप कार के बारे की जो पेमेंट्स हैं उसके बारे में उससे कंफर्म करें, अदरवाइज एग्जिट। यानी कि अगर तो किसी बंदे की सैलरी 50 से कम है तो फिर तो हमें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं, लोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा की सैलरी पहले कम है, तो आप वो लोन की अमाउंट कैसे पे करेगा, कैसे उसे क्रेडिट देंगे आप? तो आपने देखा होगा अक्सर आपको कॉल्स आती हैं बैंक से कि आपने गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी, तो हर बंदे को कॉल्स नहीं आती, वो पहले आपको एस्टिमेट करते हैं कि ये जो बंदा जहाँ जॉब कर रहा है, किस लेवल पे जॉब कर रहा है, इसकी अर्निंग इससे कितने लेवल की है, तो उन्हें एस्टिमेट हो जाता है, फिर वो आपको कॉल करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपने कहें जी मेरी सैलरी जो है सपोज 20,000 पर मंथ है, तो अब 20,000 कमाने वाला बंदा तो रोटी नहीं पूरी कर पाता, तो वो कार कैसे लेगा? तो वो कभी भी उसको आगे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसे बताएं जी मेरी जो सैलरी है वो 2 लाख है, तो वो आपसे फौरी बात करेंगे, जी आप घर फिनांस करवा लें, गाड़ी फिनांस करवा लें, सारा कुछ कर सकते हैं आप। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट कंडीशन टू अप्लाई फॉर अ क्रेडिट। उसके बाद सेकंड क्या आ गया, इफ़ कार पेमेंट लेस देन 10% ऑफ इनकम, आस्क अबाउट मॉर्टगेज पेमेंट। यानी अगर कार की जो टोटल पेमेंट है वो आपकी 10% ऑफ इनकम से लेस, यानी कि जो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है कार की, ठीक है, वो आपकी 10% से कम है, तो फिर आप उसे मॉर्टगेज की बात करेंगे, अदरवाइज क्विट कर देंगे।
तो ये देखिए, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चंस की बेस पे हमने एक डिसीजन लेना है, लेकिन ये सिस्टम कंप्यूटर ले रहा है। तो आप कंप्यूटर में जब सारा डाटा फीड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इन्हीं कंडीशन को रन करेगा और इसी बेस पे फाइनली बताएगा आपको कि इस बंदे के लिए क्या लिमिट होनी चाहिए या इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इफ मॉर्गेज पेमेंट लेस देन 20% ऑफ इनकम, यानी आपने जो मॉर्गेज पेमेंट करवाई है, ठीक है, अगर वो 20% ऑफ योर इनकम से लेस है तो ग्रांट क्रेडिट, अब आप उसे क्रेडिट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ये एरो आपको ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे ये डिसीजन हो जाएगा कि इसको क्रेडिट देना चाहिए। अब कितना देना चाहिए फिर आगे देखेंगे। इफ डी आस्क अबाउट ईयर्स एम्प्लॉयड, यानी आप उससे पूछेंगे कि आपका जो कितने साल से जॉब कर रहे हैं, तो इफ ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो उसको 10,000 हम लिमिट देंगे। यानी अगर एक बंदा 4 साल से ज़्यादा हो गया उसको जॉब करते तो उसको ये अमाउंट मिलेगी। और इफ़ ईयर लेस देन 4, यानी अगर 3 साल से 4 साल से कम उसकी जॉब टाइम अभी हुआ है तो उसको 3,000 लिमिट मिलेगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये छोटी सी एग्जांपल है, ये भी बहुत बड़ी एग्जांपल नहीं है। एक्चुअल जो सिस्टम है दैट इज़ टू मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इसको सिर्फ आसानी से एक स्टूडेंट लेवल की एग्जांपल शो की गई है कि जिसको बता के आप देख सकते हैं कि आपको कैसे लोन मिलेगा और कितनी अमाउंट में मिलेगा। Have everybody got the example or not? जी सर। बाकी लोग जो हैं Yes, वो sir. भी रिप्लाई कर दिया करें कि सीआर की पे ही डाला हुआ है कि सीआर यस नो करेगा उसकी बिहाफ पे। जैसे इमरान खान ने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं पूरी आवाम का ही नुमाइंदा हूँ ना, तो अगर वो यस कहेगा इसका मतलब पूरी आवाम ने यस कह दिया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने सीआर Yes, को sir, मान ऐसा लिया, ही है। सीआर के पीछे लग गए हैं। तो सीआर हमारा अच्छा है, इस वजह से हम बोलते नहीं है कुछ। सही है, लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जो अकेले करने होते हैं, तो जब मार्क्स आएंगे ना आपके तो सीआर के मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, आपके कम आ जाएंगे। जी सर, हम भी सुन रहे होते हैं सर। उस वक्त सीआर ने पूछना भी नहीं आपको। नहीं सर, वैसे ही बात नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सब भी पार्टिसिपेट किया करें ना, मतलब कहने का ये है ट्राई टू पार्टिसिपेट। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे उस वक्त तक आपकी जो है ना लर्निंग नहीं होती। जी sir. ओके, हाउ एक्सपर्ट सिस्टम वर्क, ऑलमोस्ट मैंने आपको चीज़ें बताई भी हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है। द फर्स्ट ऑफ इसके कुछ पार्ट्स हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड नॉलेज बेस, यानी हम सबसे पहले इसके अंदर नॉलेज बेस फीड करते हैं। नॉलेज बेस मीन रूल सेट कि whenever you when you ask some expert person कि what are the condition of these disease, what are the treatment disease medicine for this disease, इस तरह की बातें पूछते हैं ना, हमारे पास डिफरेंट आंसर आते जाते हैं। तो that becomes your knowledge base, that becomes your rule set। तो पहले हमने वो सारा रूल सेट वो नॉलेज बेस सिस्टम में डालना होता है। तो सेट ऑफ हंड्रेड्स आर थाउजेंड्स ऑफ रूल्स। ठीक है, तो काफ़ी रूल्स होते हैं ये। ठीक है, तो एक रूल से तो काम नहीं चलता, 2 रूल से काम नहीं चलता, देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रूल्स। यानी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे फर्ज करें आप जब यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं क्लास लेने के लिए, एट दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड अबाउट कि आपने कैसे यूनिवर्सिटी आना है। कोई बताएगा मुझे कि आप इसके लिए कैसे डिसीजन करते हैं। ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो आपके ब्रेन में है, वो डिसाइड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। कौन बताएगा? बस पे सर। सर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे, मोड ऑफ रेडी ट्रांसपोर्ट। होंगे। सबसे पहले तो रेडी होंगे ना।
रेडी सर यूएमटी की ट्रांसपोर्ट होगी। यूनिवर्सिटी हम की पहले गाड़ी देखेंगे डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस कितना, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि Time. डिस्टेंस के हिसाब से कि हमने पैदल जाना है या किसी बाइक पे या बस पे। अच्छा ठीक है। और सर फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कितनी जल्दी पहुंचना है, मतलब हमें अगर 10 मिनट में पहुंचना है तो हम मतलब बाइक पे प्रेफर करेंगे, हम कहेंगे रोड रश में फंसे ना तो हम बाइक पे चले जाएंगे। सही है। अब फर्ज करें आपने डिस्टेंस आपका है 50 किलोमीटर्स और टाइम आपके पास रह गया पीछे 20 मिनट्स, तो क्या करेंगे? सर हम पहले जो है मेट्रो पे बैठेंगे, अच्छा, तो फिर मेट्रो वहां से उबर करा लेंगे। उबर करवा लेंगे। तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 मिनट्स में हो जाता है। तो सर नो वो सर। मेट्रो जल्दी जाती है ना सर, जो मेट्रो की आपकी ट्रेन है। तो यहाँ पे देखिए ना, आपका जो ब्रेन है कि वर्क कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास कौन सी कन्वेंस अवेलेबल है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी कन्वेंस पे जाना चाहें जो बहुत फास्ट है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है। आप हो सकता है किसी दूसरी सिटी में जाना है आपको, तो उसके लिए कौन सी व्हीकल यूज़ की जा सकती है। एरोप्लेन से जाना सूटेबल है या ट्रेन से जाना सूटेबल है या बस से जाना सूटेबल है। तो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स those are in your mind and the processing of your brain will work by using all those knowledge set जो आपने knowledge set बनाया हो ना ब्रेन के अंदर, कि ये नहीं है तो ये कर लेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ये नहीं मिलेगा तो ये ले लेंगे। जैसे आप घर से निकलते हैं बस लेने के लिए, तो आपका ब्रेन पहले वर्क करना शुरू कर देता है। अच्छा यार, अगर ये बस नहीं मिलेगी तो हम ये भी ले लेंगे। अगर अच्छा बस भी नहीं मिलेगी तो वैन तो होगी ना वहाँ पे, उसके थ्रू चले जाएंगे। अगर वैन भी ना मिली तो यार ट्रेन तो है ना साथ ही, तो ट्रेन पे टिकट बुक करवा लेंगे। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि आपके ब्रेन प्रोसेस करना शुरू करता है बिफोर दैट टाइम। तो ये यही नॉलेज बेस है जो आपके ब्रेन में है। तो ये फिर एक तो रूल नहीं ना होता, देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रूल्स जो कि हमारे ब्रेन में चल रहे होते हैं। वही रूल्स हमें यहाँ एक्सपर्ट सिस्टम में भी चाहिए। तो इट मीन कि अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम को इस काबिल बना रहे हैं कि वो सोच सके खुद से, यू हैव टू इनपुट ऑल दीज knowledge based rules in the system. Second component is called inference engine. Inference engine is basically processor है एक, ठीक है, एक प्रोसेसर है जो प्रोसेस करेगा, वर्क करेगा। तो वर्किंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड इन्फेरेंस इंजन। यानी आपकी जो ब्रेन वर्क कर रहा है वो तो डेटाबेस बन गया ना, नॉलेज बेस इज डेटा सेट। अब डेटा सेट जितना ज़्यादा होगा मेरे पास, उतना मेरी डिसीजन की जो कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मेरा इन्फेरेंस इंजन है, जो मेरी ब्रेन की प्रोसेसिंग है, वो डिसाइड करेगी कि मुझे क्या आंसर मिलना है कि नहीं मिलना, और कितने टाइम में मिलता है। तो जितना इन्फेरेंस इंजन एफिशिएंट होगा, यू विल गेट आंसर विद इन द लेस टाइम। तो स्ट्रेटजी, देयर मे बी स्ट्रेटजी यूज्ड टू सर्च नॉलेज बेस, यानी व्हिच वन इज द बेस्ट स्ट्रेटजी that can be used to find the knowledge base, from the knowledge base for the purpose to find your solution। यानी किस तरीके से आपने चलना है, किस तरीके से आपने रूल सेट को अप्लाई करना है, और अप्लाई करके आपने उसमें से आंसर फाइंड करना है। तो देयर आर टू टेक्निक्स, वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब ये है कि यू हैव सम बेसिक इनपुट्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दोज इनपुट्स and you are going to toward the solution। यानी आपने चंद बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जैसे आपने डायग्नोज करना है कि पेशेंट हैज़ विच टाइप ऑफ डिजीज़। हम ये एस्टिमेट करना चाहते हैं कि उसको क्या, सपोज उसको हार्ट का मसला है, या उसको सपोज कोई एलर्जी है, या उसको कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है उसके साथ। तो हमें एक सोल्यूशन कंक्लूजन निकालना है। तो फॉर दिस पर्पस यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आपने बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस यू जस्ट फाइंड द फाइनल आंसर, फाइनल कंक्लूजन, कि हम पता चलेगा कि पेशेंट को ये वाली डिजीज है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज कॉल्ड फॉरवर्ड चेनिंग। एंड इन्फेरेंस इंजन begins with the information entered by the user and searches knowledge base to arrive at the conclusion।
यानी आप पहले क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा भी आप बताएं क्या फीलिंग आपकी है, आपने कहा ये फीलिंग है, आपको आपका लेवल ऑफ फीवर क्या है, आपको ये फीवर है, आपको और आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रही है, यहाँ पेन हो रही है, हार्ट यहाँ एरिया में पेन हो रही है, नहीं हो रही है, या हो रही है, कहाँ पे है, पेन की लोकेशन कहाँ पे है, पेन की जो सिवियरिटी लेवल वो कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन पूछते जाना है। तो जब मैं सारे क्वेश्चंस पूछ चुका हूँगा ना, तो फिर मैं क्लियरली बता सकता हूँ आपको कि आपको डिजीज़ कौन सी है, हार्ट डिजीज़ है, ब्रेन का मसला है, कोई स्टोमिक का इशू है, या कोई और मसला है। Whereas backward chaining mean कि you already have those solutions, but तो हमें रिवर्स चलना है कि मैं कहता हूँ कि पेशेंट तो ये है, हार्ट का पेशेंट है, ठीक, कंफर्म हो गया। तो अब हमने ये देखना है कि उसकी वो कंडीशंस क्या हैं, यानी अब हमने बेसिक रिवर्स चलना है। तो व्हेन यू फाइंड आइडेंटिफाई दैट कि मैं इसको ये डिजीज़ वाकई है या नहीं है, वो ये कंफर्म करना है ये कौन सी सिम्टम्स हैं जो इस कंडीशंस के लिए पूरी होती हैं। यानी अगर मैं आपसे कोई पेशेंट ये कहे आके कि मुझे हार्ट का मसला है, अब आपके सामने एक आंसर तो आ गया, हार्ट का मसला इसको है। नो, यू नीड टू कंफर्म ऑल दोज कंडीशंस व्हिच आर फॉर हार्ट पेशेंट विद दैट पर्सनस पेशेंट्स। यानी हम जो कंडीशन एक हार्ट के पेशेंट की होती हैं, हमने उन सारी इनपुट्स को इस पेशेंट की सिम्टम्स के साथ कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करेंगे और अगर वो मैच होता जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ये पेशेंट जो है वो हार्ट का ही है। लेकिन अगर वो मैच ना हुआ तो इसका मतलब कि ये बंदा पेशेंट जो है वो हार्ट का पेशेंट नहीं है। हम उसे बता सकते हैं कि भाई नहीं, आप हार्ट का मसला नहीं, आपका कोई और मसला है, आप वैसे फील कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो दैट मीन कि दिस इज़ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस आप शुरू में बना लेंगे कि आपको ये मसला है। On the basis of that hypothesis, you need to confirm those conditions कि either this hypothesis is correct or not, true or false. जी, any question? You got सर the फॉरवर्ड की में आपने क्या एग्जांपल दी थी? फॉरवर्ड चेनिंग में ये है कि आपने एक सोल्यूशन फाइंड करना है बेस्ड ऑन दी बेसिक इनपुट्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है कि एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको भी कोई मसला पता नहीं क्या है, उसको डिजीज़ क्या है। अब डॉक्टर को सबसे पहले इसको मेडिसिन देने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले डायग्नोज करे कि इसको डिजीज़ कौन सी है। तो डॉक्टर उससे क्वेश्चंस करता है कि आपको क्या सिम्टम्स हैं, आपकी क्या कंडीशन है, आपका कितना और वो टेस्ट करता है डिफरेंट और भी। तो आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दोज डायग्नोसिस और अदर टेस्ट वगैरह, तो फिर वो इस चीज़ पे आता है, कंक्लूजन पे आता है कि इस पेशेंट की ये डिजीज़ है, फिर वो उसको मेडिसिन देता है। ठीक है। दूसरा ये कि आपको बैकवर्ड चेनिंग में क्या है कि पेशेंट आपको खुद ही बता देता है कि मुझे तो हार्ट का मसला है, लेकिन आप पेशेंट की बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे एज ए डॉक्टर। आपको उसकी इस हाइपोथेसिस की बेस पे कंफर्म करना है कि क्या वो सारे सिम्टम्स जो किसी हार्ट के पेशेंट में होती है वो इसमें है भी कि नहीं है। तो हम हार्ट की कंडीशंस को पेशेंट के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे अच्छा इसका फीवर लेवल कितना है, इसका टेस्ट परफॉर्म करो। अब वो सब मैच कर गया तो इसका लेके वाकई उसकी बात सही है। तो इसका लेके हमें पहले ही पता होता है इस केस में कि ये मसला है, लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए हमें बैकवर्ड जाना पड़ता है, पीछे को जाना पड़ता है, उसकी वो कंडीशन देखनी पड़नी है जो कंडीशन उसको हार्ट का पेशेंट बना रही होती हैं। तो हमें बेसिकली कंक्लूजन से वापस आना पड़ा है, कहाँ पे, बेसिक इनपुट्स के ऊपर आना पड़ा है, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड चेनिंग। तो एक्सपर्ट सिस्टम दोनों तरह से वर्क कर सकता है। समटाइम आपके पास एक प्रॉब्लम होती है पहले से ही, तो हम उस प्रॉब्लम को से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या, इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, इसकी बेसिक कंडीशंस क्या होंगी। समटाइम हमारे पास कंडीशंस होती हैं तो उससे हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन कोई आप करना चाह रहे हैं? क्लियर सर? जी, मैंने कहा क्लियर है। ओके।
ये भी वही रूल सेट ही डिफाइन किए गए हैं, कोई इतना मसला नहीं इसमें। सही है जो आपने स्लाइड स्किप किए हैं बीच में से, इसको हम भी छोड़ देंगे प्रिपेयर करते हुए, क्विज या एग्जाम प्रिपेयर करते हुए। हम डायरेक्ट बैकवर्ड चेनिंग से डायरेक्ट सक्सेसफुल एक्सपर्ट सिस्टम से पढ़ेंगे ना, वो बीच में जो आपने स्किप किया उसको हम स्किप कर दें। 1 मिनट होल्ड करो। जी आपने क्वेश्चन किया था कि जो स्लाइड मैंने स्किप कर दी है, ठीक है। हाँ जो कह सकते हैं कि जो मैंने स्लाइड स्किप कर दी आप भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने पिछली स्लाइड स्किप की है ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक एग्जांपल है जो कि एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में ही है कि जब आपने किसी को कोई चेक करना चाह रहे हैं कि इफ इनकम इज़ ग्रेटर देन 10,000 देन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस अगर आप उसे देना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो उसकी किस किस कंडीशन की बेस पे हम ये करना है, तो हम एक सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। इफ़ इनकम लेस ग्रेटर देन 50,000 एंड 1 लाख देन टर्म इंश्योरेंस, इफ़ आर स्टेट देन फर्दर कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये रियल एस्टेट के रूल्स हैं। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं, आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन अगर स्किप भी कर दें कोई इशू नहीं है। ये एक्सपर्ट सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या डिफरेंट कंपनीज में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। एक कॉनवे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये कॉनवे तो एक नेम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एक, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट सिस्टम है। दैट सिस्टम इज़ यूज्ड टू ऑटोमेट ऑप्टिमाइज प्लानिंग ऑफ ओवरनाइट शिपमेंट रूट्स फॉर द नेशन वाइड फ्रेट ट्रकिंग बिजनेस। यानी आपका जो एक फ्रेट सिस्टम व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें आप ट्रकों के थ्रू सामान इधर से दूसरी कंट्रीज़ में या सिटीज़ में जाता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट करने में यूज़ होता है ये, ठीक है। आपने किस रूट को यूज़ करना है, कौन विच वन इज़ द एफिशिएंट रूट, विच रूट टेक्स लेस टाइम एंड दैट मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड। यानी आपको जो है कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में आपका जो शिपमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो ये एक एक्सपर्ट सिस्टम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट सिस्टम डील विद प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ज़्यादातर जो हम प्रॉब्लम यूज़ करते हैं सिस्टम को वो क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आपने सिर्फ ये सेग्रीगेट करना है कि प्रॉब्लम इज ऑफ व्हाट टाइप, यानी कि अगर पेशेंट है तो ये हार्ट पेशेंट है या
कोई और पेशेंट है, तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। Have relatively few alternatives outcomes, possible outcomes are known in advance। यानी ऐसे सिस्टम जो होते हैं उनमें हम ये भी नहीं कर सकते कि हज़ारों क्लासिफिकेशन कर लें, ऐसा नहीं है। You have to define the number of classifications, जो those already limited in number। यानी आप कह सकते हो ये मैंने 4, 5 या 10 कैटेगरीज में आप डेटा को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी डिफाइन भी होती हैं। अनडिफाइंड कैटेगरी कोई नहीं होती है। तो आपका जो भी कैटेगरी होगी पहले से डिफाइन होगी और वो लिमिटेड सेट होगा हमेशा। तो इस तरह की प्रॉब्लम में भी इसको यूज़ करते हैं। Many expert systems require large, lengthy and expensive development and maintenance effort। तो ये तो बड़ी एक ट्रू बात है कि जब एक एक्सपर्ट सिस्टम हमें बनाना होता है तो ये बनाना एक आसान टास्क नहीं है। इट टेक्स मच टाइम। आपको डॉक्टर से, एक्सपर्ट पर्सन से क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उनसे लंबी लंबी डिस्कशन करनी होती है, उनको उन क्वेश्चंस को लिखना होता है, फिर उनको रिलेट करना होता है, उसकी अगेंस्ट फिर रूल्स सेट बनाने पड़ते हैं, फिर रूल सेट को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना होता है, देन यू विल गेट द एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये इस वजह से आसान नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको। हायरिंग और ट्रेनिंग मोर एक्सपर्ट्स में बी लेस एक्सपेंसिव। हाँ, जब आप ज़्यादा लोगों को ट्रेन करेंगे, ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, जब वो एक्सपर्ट से सीखते जाएंगे तो वो हो सकता है लेस एक्सपेंसिव हो जाए। यानी आप एक चीज़ को जब जितने ज़्यादा आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे उतना सिस्टम बेहतर बनेगा ना। कम एक्सपर्ट्स होंगे तो बट सर सिस्टम आपको पे भी तो उतना ज्यादा करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, वो पे आप करना पड़ रहा है आपको, लेकिन हम बात ये भी तो कर रहे हैं ना, अगर एक चीज़ बना ली आपने और उस बनाने के बाद पता चला है कि इस सिस्टम का यूज़ बिल्कुल सही नहीं है, ये तो राइट आंसर ही नहीं दे रहा, तो फिर उसका फ़ायदा कि सारी की सारी कॉस्ट आपकी लॉस में कन्वर्ट होगी ना। तो हम उस बेनिफिट की बात करें जो लॉन्ग रन में हमें मिलना है। ठीक है, तो एक्सपेंसिव का मतलब ये होता है, ये नहीं पैसों में वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इस केस में भी है कि अगर उसकी वजह से आपको लॉस होगा या आपको कोई लॉस पहुंचेगा तो वो भी उसका एक्सपेंस है। सपोज आपने 4 लोगों से पूछ के एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम तो बन गया, और जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद पता चला कि ये तो बड़ी कम ऑप्शंस आपको दे रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन ऑप्शंस पे आते ही नहीं पूरे। तो अब आप 4 दिन सिस्टम को यूज़ करके बाद में उसको डस्टबिन में फेंक देंगे तो वो जितना कुछ किया होगा सारा वेस्ट हो जाएगा।